जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए कम से कम 250 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस को, जिसमें हम जानेंगे भारत के मानसून से प्रश्न, भारत की भौतिक विशेषताओं से प्रश्न, भारत की भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हुए प्रश्न, तटीय राज्य और हिमालय पर्वतमालाओं से जुड़े प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार से जानेंगे, वही झील और झरना से प्रश्न जानेंगे, भारत की मिट्टी से जानेंगे प्रश्न कौन कौन से आते हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जल मार्ग, समुद्री सीमा, समुद्री तट, परमाणु शक्ति गृह। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे प्रमुख जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, उसके बाद नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, उस सब के बारे में जानेंगे। प्रमुख बंदरगाह जो भारत के हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम भारत के प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, और तब हम प्रश्न करेंगे कुछ इंडियन रेलवेज के बारे में, सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय सेनाओं के मुख्यालय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है मानसून से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा मानसून से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया? प्रथम बार जो मानसून का वर्णन किया था वो किए थे अल मसूदी ने। सही उत्तर है अल मसूदी ने। अगला प्रश्न है मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। सही उत्तर है अरबी भाषा का। अगला प्रश्न है मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मानसून की उत्पत्ति हुई है मौसम शब्द से। सही उत्तर है मौसम। अगला प्रश्न है मौसम मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु या मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। ठीक, मौसम शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है वायु की दिशा का नामकरण कैसे होता है? तो आने वाली दिशा के अनुसार, जिस दिशा से वायु आती है उस दिशा के अनुसार वायु का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानसून किस दिशा से आता है? भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून सर्वप्रथम कब और कहाँ टकराता है? भारत में मानसून जो है 1 जून को केरल के मालाबार तट पर टकराता है। ठीक, सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है पूरे भारत में मानसून कब तक फैलता है? पूरे भारत में मानसून 15 जुलाई तक फैल जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है, पंजाब में। सही उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ बारिश नहीं होती है? सही उत्तर है तमिलनाडु और कच्छ में। क्यों नहीं होती? क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़े जाने के कारण वहां होती है, वर्षा नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, तमिलनाडु और कच्छ में। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून कितने शाखाओं में बढ़ जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। सही उत्तर है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन से? पहला है अरब सागरीय शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अगला प्रश्न है अरब सागरीय शाखा कहाँ वर्षा कराती है? अरब सागरीय शाखा नर्मदा घाटी और गुजरात एवं दिल्ली में वर्षा कराती है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर कहाँ वर्षा कराती है? सोमेश्वर और राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है। सही उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग गारो खासी जंतिया खाड़ी से टकराकर कहाँ वर्षा कराती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग गारो खासी जंतिया से टकराकर मासीन राम में वर्षा कराती है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का कुछ भाग ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश कर किस पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है? मिकीर पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करके, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अगला प्रश्न है इस मानसून यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो वाली मानसून है गारो की पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है तो कहाँ वर्षा कराती है? तब झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा कराती है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गंगा के मैदान में वर्षा कराती हुई दिल्ली की ओर बढ़ती है और सागरीय शाखा से, अरब सागरीय शाखा से मिल जाती है तो पुनः कहाँ वर्षा कराती है? पुनः दिल्ली में वर्षा कराती है। अरे दिल्ली। अगला प्रश्न है अंत में दोनों शाखा किस राज्य की ओर बढ़ती है? अंत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसून की शाखा है पंजाब में क्या करती है? पंजाब की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन डैम में, मासीन डैम मेघालय में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है भारत में लौटती मानसून की दिशा क्या होती है? सही उत्तर है पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब।
सही उत्तर है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब दिशा होती है लौटती मानसून की दिशा। अगला प्रश्न है, लौटता मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का विवर्तन। किस नाम से जाना? लौटता हुआ मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून का विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है? लौटते मानसून के कारण वर्षा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के कारण चक्रवात कहाँ आता है? सही उत्तर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। चक्रवात लौटते मानसून के कारण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आता है। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ कब और कहाँ उत्पन्न होती है? पश्चिमी विक्षोभ ठंड के दिनों में उत्पन्न होती है भूमध्य सागर में, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ को भारत की ओर कौन लाती है? पश्चिमी विक्षोभ को भारत की ओर जेट स्ट्रीम लाती है। जेट स्ट्रीम पवनें जो है वो लाती है भारत की ओर। सही उत्तर है जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, पंजाब और राजस्थान को उत्तर भारत पंजाब राजस्थान और उत्तर भारत में ठंड के दिनों में वर्षा किसके कारण होती है? ठंड के दिनों में वर्षा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ को पंजाब से हुए वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के तरफ पंजाब में हुए वर्षा को रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है, क्योंकि ठंड में रबी फसल बोई जाती है और पंजाब में जब वर्षा हो जाती है तो उस फसल के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए उसे पंजाब में रबी फसल का टॉनिक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा राजस्थान में हुई वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा राजस्थान में जो वर्षा होता है उसको मावट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर है मावट। अगला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ की मृदा लेटराइट है। सही उत्तर है केरल में लेटराइट मृदा का होना। लेटराइट मृदा में मसालों का उत्पादन अत्यधिक होता है, क्योंकि लेटराइट मृदा लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बनती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून से आने वाली वर्षा का प्रतिशत क्या है? वर्षा का प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% वर्षा आती है, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में 17% वर्षा आती है और पश्चिमी विक्षोभ से भारत में 3% वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के करीब मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है दोनों शाखा से वर्षा। ये उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, मासीन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है यहाँ वर्षा? क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों की आकृति कीप की तरह है, जिससे बादल टकराकर वहाँ वर्षा करा देती है। सही उत्तर है, क्या पहाड़ियों की आकृति कीप की तरह है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा यानी कि आम के फसल के दिनों में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो यह है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, अब मानसून से प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न था। अब हम देख लेते हैं भारत की भौतिक विशेषताओं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगला प्रश्न है, भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत की देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। सही उत्तर 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 3
सॉरी 32,87,267 वर्ग किलोमीटर यह है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? सही उत्तर है 2.42%। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? 17.5% भाग है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है सही उत्तर है इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का जो द्वीप है उसमें ग्रेट निकोबार पे स्थित है। सही बात, सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सही उत्तर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि किबुथु गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश किबुथु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात, सर क्रीक है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा देश दुनिया का है रूस। सही उत्तर है रूस। बात करें देश की, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत है। अगला प्रश्न है भौगोलिक सीमा से जुड़ा हुआ। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि जुड़े हुए हैं भौगोलिक सीमा से, भारत की भौगोलिक सीमा से। इसमें पहला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा का सही उत्तर है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा कितनी है? भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा है 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश कितने हैं? सही उत्तर है 7। 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं, जिसमें से एक है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, जिसमें वास्तविक सीमा अभी अफगानिस्तान से नहीं लगती है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? सही उत्तर है बांग्लादेश से। कितना लगती है? तो 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? समुद्र से 9 राज्यों की सीमा लगती है। सही उत्तर है 9 राज्य की। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य हैं? सही उत्तर है 8 राज्य भारत में कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती? सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे 82 डिग्री 30 मिनट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है? सही उत्तर है प्रयागराज के नैनी से। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत स्थित है किस गोलार्ध में और उसका देशांतर कौन सा है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। सही उत्तर है जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम
सही उत्तर है पिग्मेलियन पॉइंट। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भौगोलिक सीमाओं से समाप्त है। अगला प्रश्न है भौतिक विभाजन से, हिमालय के भौतिक विभाजन से। सही उत्तर, पहला प्रश्न है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो 10.7%। सही उत्तर है 10.7%। अगला प्रश्न है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी क्षेत्र है, 18.6% भाग पहाड़ी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पठार कितना प्रतिशत पर है, सही उत्तर है 27% पर। अगला प्रश्न है भारत में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र मैदान कितना प्रतिशत है, सही उत्तर है 43%। अगला प्रश्न है हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसाद या भूसन्नति से हुआ है, सही उत्तर है तेथिस सागर के सन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सही उत्तर है एंडीज। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सही उत्तर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है हिमालय के कितने भाग हैं, सही उत्तर है 4। कौन कौन से, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, सही उत्तर है ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं, सही उत्तर है 4। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, सही उत्तर है काराकोरम पर्वत श्रेणी की। अगला प्रश्न है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, लद्दाख, सही उत्तर है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है बृहद हिमालय, सही उत्तर है बृहद हिमालय। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि किस हिमालय पर है, सही उत्तर है बृहद हिमालय पर। अगला प्रश्न है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ पर्वत किन दो पर्वतों के बीच है, सही उत्तर है बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच। अगला प्रश्न है हिमालय का कौन सा भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, हिमालय का कौन सा भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, सही उत्तर है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, सही उत्तर है 1800 से 3000 मीटर। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, प्रश्न है मध्य हिमालय के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं, सही उत्तर है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत इत्यादि। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी और युवा भाग कौन सा है, दक्षिणी और सबसे युवा भाग है शिवालिक हिमालय, सही उत्तर है शिवालिक हिमालय। बात करें शिवालिक हिमालय की तो ये पूर्व पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, शिवालिक हिमालय का विस्तार पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के पश्चिम में भारत म्यांमार की सीमा बनाने वाली आराकाम पर्वत तक है। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय वाले क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां क्या कहलाते हैं, दून और द्वार कहलाते हैं, सही उत्तर है दून और द्वार। एग्जाम्पल के लिए हरिद्वार और देहरादून। अगला प्रश्न है ट्रांस और बृहद हिमालय को कौन अलग करती है, ट्रांस और बृहद हिमालय को सचर जोन अलग करती है, सही उत्तर है सचर जोन या हिंज जोन या हिंज लाइन। अगला प्रश्न है बृहद और मध्य हिमालय को अलग करती है, कौन सी अलग करती है, सही उत्तर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला प्रश्न है मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करती है, सही उत्तर है विशाल सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगला प्रश्न है शिवालिक और लघु हिमालय की समतल घाटियों को क्या कहते हैं, सही उत्तर है पश्चिम में दून कहते हैं और पूरब में द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन से जुड़ा हुआ। इसमें सबसे पहला सवाल है सिंधु घाटी से सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, सही उत्तर है इसका पंजाब हिमालय कहते हैं।
इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 550 यानी कि 560 किलोमीटर, और यहाँ पे जाफरान की खेती अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न, सतलज नदी के सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और इसमें नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि चोटियां इसी हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? सही उत्तर है नेपाल हिमालय कहलाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यहीं पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि प्रमुख चोटियां उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच यानी कि ब्रह्मपुत्र जिसे कहते हैं भारत में और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, तो उसके बीच का भाग क्या कहलाता है? उसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में आता है? सही उत्तर है नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में आता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। सही उत्तर है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस पठार में पाया जाता है? सही उत्तर है छोटा नागपुर का दामोदर घाटी का पठार। छोटा नागपुर का पठार दामोदर घाटी का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज किस पठार में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक खनिज धारवाड़ के पठार में पाया जाता है। सही उत्तर है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार, कर्नाटक के पठार को धारवाड़ का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पठार के कगार का काम करता है, कौन सा काम करता है? तो भारत में पठार के कगार का काम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट करता है। सही उत्तर है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। अगला प्रश्न है, झील से जुड़ा हुआ है। झील से जुड़ा हुआ प्रश्न अब देखते हैं। भारत के उपस्थित झील से जुड़ा हुआ वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से होता है क्या कहलाता है? तो वो झील कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित झील को कार्डेरा झील कहते हैं। सही उत्तर है कार्डेरा झील। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड से निर्मित झील क्या कहलाता है? उल्का पिंड से निर्मित झील क्रेटर झील कहलाता है। सही उत्तर है क्रेटर झील। अगला प्रश्न है, श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? सही उत्तर है डल झील। डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रामगढ़ ताल झील किस राज्य में है? रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा झील कौन सा है? भारत का सबसे जो ऊंचा झील है वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में उपस्थित है। सही उत्तर है चोलामू झील सिक्किम। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सही उत्तर है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का कौन सा है? सही उत्तर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील में उपस्थित है, जो झील मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। सही उत्तर है चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है। इसका मतलब यह झील समुद्र के जल से बना हुआ है, यानी कि खारे पानी से बना हुआ है, और ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित लैगून झील कौन सा है? तो ये पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील। सही उत्तर है पुलिकट झील। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। सही उत्तर है वेम्बनाड झील, जो कि है केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खारा झील
कौन सा है? भारत में सर्वाधिक खारा झील कौन सा है? ये है सांभर झील। सही उत्तर है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? सही उत्तर है लोनार झील। क्रेटर से बना हुआ झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। अगला प्रश्न है, कोलारू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील किस राज्य में है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निजाम सागर और हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? निजाम सागर और हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। लैगून झील जो समुद्र के जल से बना हुआ झील को लैगून झील कहते हैं। सही उत्तर है चिल्का झील, सबसे बड़ी लैगून झील। अगला प्रश्न है, नागिन झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नागिन झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अंचार झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंचार झील है जम्मू कश्मीर में। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल झील किस प्रकार की झील है? सही उत्तर है कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल झील कृत्रिम झील है, इसे मानव द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सही उत्तर है नैनीताल। अगला प्रश्न है, रहस्यमय झील किस झील को कहा जाता है? सही उत्तर है रूपकुंड झील को। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? चपनाला झील स्थित है असम में। सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर अवस्थित झील है नक्की झील। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है तट, उस तट का क्या नाम है? सही उत्तर है उत्तरी सरकार का तट। अगला प्रश्न है, पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पैंगोंग झील स्थित लद्दाख में। सही उत्तर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? केरल के लैगून झील को कयाल के नाम से जानते हैं। सही उत्तर है केरल के लैगून, जिसका अर्थ होता है बैक वाटर से बना हुआ झील, यानी कि समुद्र के पानी से पीछे जब समुद्र का पानी जाता है उससे बना हुआ झील। अगला प्रश्न है जलप्रपात से जुड़ा हुआ। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो कि जलप्रपात या भारत के विभिन्न झरना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उस स्थल को क्या कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है? उस स्थल को जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? नया नाम इसका है महात्मा गांधी जलप्रपात। सही उत्तर है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। सही उत्तर है शरावती नदी, जो कि कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर की। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात बेलागावी जिले में स्थित है, जो कि कर्नाटका राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। सही उत्तर है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर।
सही उत्तर है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जो कि मंदसौर राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी, जो कि झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है इसका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा के नाम से जानते हैं, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। सही उत्तर है इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? ये जोग जलप्रपात से संबंधित है, क्योंकि जोग जलप्रपात में ये 4 जलप्रपात शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर अवस्थित है। सही उत्तर है मांडवी नदी, जो कि गोवा में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में है और जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगला प्रश्न है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित? कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। सही उत्तर है वराही नदी। अगला प्रश्न है, यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित? यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। सही उत्तर है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अब ये जो तीन सबसे प्रश्न खत्म समाप्त थे, अब हम आगे देखते हैं कुछ भारत की मिट्टियों से जुड़े हुए प्रश्न, भारत की मृदा से जुड़े हुए प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां ICAR के द्वारा पाई जाती है। सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर है जलोढ़। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है खादर। नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सही उत्तर है इसका जलोढ़ का विस्तार है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है बांगर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा है जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली और तब है लेटराइट। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मृदा निर्मित होती है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी निर्मित होती है। सही उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम भी है काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। सही उत्तर है चूना। अगला प्रश्न है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? ईंटों के निर्माण के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सही उत्तर है लेटराइट। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग किसके कारण, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर है ईडेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अगला प्रश्न है, निक्षालन द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? निक्षालन द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। सही उत्तर है लेटराइट। अगला प्रश्न है, मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी
अच्छी मानी जाती है? मसालों के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सही उत्तर है लेटराइट। अगला प्रश्न है, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सही उत्तर है जिप्सम। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेह या कल्लर या ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो लवणीय मृदा मिट्टी को। सही उत्तर है लवणीय मृदा। की अवस्थिति कच्छ के मरुस्थल में अत्यधिक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी से समाप्त है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए और भारत में जो हाईवेज और स्टेटवेज है उससे जुड़े हुए। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। सही उत्तर है NH44, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा इसका नाम है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलती है। जिसका कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। 4112 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलती है। इसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा और इसका राष्ट्रीय राजमार्ग में नाम है NH44। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई यानी कि नेशनल हाईवेज की सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज की लंबाई सबसे अधिक किसमें है? तो वो है महाराष्ट्र में। सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किस किस को जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली को मुंबई, चेन्नई, मुंबई को चेन्नई से और चेन्नई को कोलकाता से। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो सही उत्तर है इसका झांसी। झांसी में ये क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो पूर्वी पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाती है। असम पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, NH27EW भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? NH27 ईस्ट वेस्ट भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH327B। ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी लंबाई 0.02 ऐसे ही समथिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अटारी पंजाब से लेह, अटारी जो कि पंजाब में है, तो लेह लद्दाख तक जाती है? ये NH3 जाती है अटारी से लेह तक। सही उत्तर है NH3। अगला प्रश्न है, भारत का NH2 किन राज्यों को जोड़ता है? NH2 जोड़ता है असम को मिजोरम से। सही उत्तर है असम से मिजोरम। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH44। सही उत्तर है NH44। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 13 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसमें 12 राज्य है और एक केंद्रशासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। सही उत्तर है 25 दिसंबर 2000। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सी है? भारत का सबसे लंबा नदी सेतु जो है वो है भूपेन हजारिका नदी सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और इसका अन्य नाम ढोला सादिया सेतु है। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? सही उत्तर है NH52, जो कि जयपुर से इंदौर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH66। तो सही उत्तर है NH66। अगला प्रश्न है,
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरती है? राजस्थान के मरुस्थल से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है उसका नाम है NH11। तो सही उत्तर है NH11, जो कि जैसलमेर को रेवाड़ी से जोड़ती है। जैसलमेर राजस्थान में है और रेवाड़ी हरियाणा में। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है? तो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है NH16। सही उत्तर है NH16। अगला प्रश्न है, NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? NH1 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है। NH1 नहीं होगा यहाँ पे, ये है जलमार्ग से क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय जलमार्ग है तो ये हो जाएगा नेशनल वाटरवेज NW हो जाएगा NW1 नेशनल वाटरवेज 1, जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है। कहाँ तक जाती है? यानी नेशनल वाटरवेज 1 राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है, जो कि गंगा नदी में है। सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना नेशनल वाटरवेज 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से डुबरी किस राज्य में है? सदिया से डुबरी जाती है नेशनल वाटरवेज 2 किस राज्य पे है? असम में है। वर्तमान में नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 6 है, लेकिन फंक्शनल 2 ही है। नेशनल वाटरवेज 1 हल्दिया से प्रयागराज और नेशनल वाटरवेज 2 सदिया से डुबरी असम। अगला प्रश्न है, समुद्री सीमा और समुद्री तट से जुड़े हुए सबसे पहला सवाल है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। सही उत्तर है 1.852 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी होती है? किसी देश की समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से समुद्री सीमा होती है। बिना अनुमति प्रवेश पर यहाँ पर उस देश को सैन्य कार्रवाई की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र कहाँ तक होता है? आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक होता है, 24 नॉटिकल मील तक, जिसमें वह देश किसी दूसरे जहाज को आने पर सीमा शुल्क लगा सकती है। अगला प्रश्न है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कहाँ तक होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होती है किसी देश के लिए, जहां पर उस देश के आगे पेट्रोलियम एवं नए द्वीप का खोज का अधिकार उसी देश को होती है, जिस देश का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। वहां पर 200 नॉटिकल मील तक पेट्रोलियम और नए द्वीप की खोज का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उच्च सागर का क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है? उच्च सागर यानी कि हाई सी का जो क्षेत्र है वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद शुरू हो जाती है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद से, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है और यहाँ का जो जल हो वो सबका बराबर अधिकार यहाँ पे होता है। ठीक, 200 नॉटिकल मील के बाद IC कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित सौराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? गुजरात स्थित सौराष्ट्र के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। सही उत्तर है काठियावाड़ तट। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र से गोवा के बीच समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहते हैं या इसे सह्याद्री तट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर है कोंकण या सह्याद्री तट। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित तट को क्या कहते हैं? कर्नाटक में जो समुद्र तट है उसको किनारी या कन्नर के तट कहते हैं। सही उत्तर है किनारी या कन्नड़ तट। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच कावेरी से कृष्णा नदी तक तट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि कावेरी नदी से कृष्णा नदी तक के बीच में है। अगला प्रश्न, परमाणु शक्ति। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच के तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच का तट है उत्तरी सरकार का तट, जो कि कृष्णा नदी से महानदी तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा और बंगाल के तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा और बंगाल के जो तट है उसको उत्कल तट कहते हैं। सही उत्तर है उत्कल तट, जो कि महानदी से हुगली नदी तक फैली हुई है।
अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि परमाणु शक्ति गृह से जुड़े प्रश्न हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है परमाणु से, पावर का, उसके बारे में, बिजली का, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि परमाणु संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? परमाणु जो संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कारक थे एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी जिन्होंने शिकागो पाइल 1 का निर्माण किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था शिकागो पाइल 1, ठीक, जो शिकागो यूएसए में उसका आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। अगला प्रश्न है परमाणु संयंत्र में कौन सी अभिक्रिया कराया जाता है? तो परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया कराया जाता है। तो सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्रमुख ईंधन क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्रमुख ईंधन जो है सो यूरेनियम को यूज किया जाता है परमाणु ऊर्जा केंद्र में। तो सही उत्तर है यूरेनियम। इसमें अनिवार्य रूप से जर्कोनियम का उपयोग किया जाता। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन के क्षर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है कैडमियम या बोरॉन का क्षर। अगला प्रश्न है मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तब रिएक्टर क्या कहलाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तब जो है सो रिएक्टर परमाणु पाइल के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है परमाणु पाइल। अगला प्रश्न है मंदक के रूप में जब भारी जल का प्रयोग किया जाता है तब रिएक्टर क्या कहलाता है? जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तब उस रिएक्टर को स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। सही उत्तर है स्विमिंग पूल। अगला प्रश्न है परमाणु संयंत्र में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग। सही उत्तर है द्रवित सोडियम, लिक्विड सोडियम। अगला प्रश्न है परमाणु संयंत्र के सुरक्षा दीवार को किस चीज से बनाया जाता है? सही उत्तर है कंक्रीट से। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है तारापुर परमाणु शक्ति गृह। सही उत्तर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। वो महाराष्ट्र में स्थित है जो कि वर्ष 1972 में बनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। अब कुछ प्रश्न देखते हैं हम बंदरगाह से रिलेटेड, बंदरगाह यानी कि पोर्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में मुख्य रूप से बड़े बड़े 13 बंदरगाह हैं मुख्य, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर है 13। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई बंदरगाह। तो सही उत्तर है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो वर्तमान मुंबई बंदरगाह को दबाव कम करने के लिए नवा शिवाद बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसी के दक्षिण में सबसे आधुनिक है ये और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, पोर्ट था, बंदरगाह था कांडला पोर्ट, ठीक, जो कि अब उसका नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट, ठीक, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जो कि गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो मोरमुगांव बंदरगाह अवस्थित है गोवा में, जो कि एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। सही उत्तर है ओडिशा, जो कि चावल के निर्यात के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे कम गहरा तूतीकोरिन है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे गहरा था विशाखापत्तनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला जो निगमीकृत बंदरगाह है यानी वो है एन्नौर बंदरगाह। सही उत्तर है एन्नौर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित, चेन्नई के बगल में। अगला प्रश्न डॉकयार्ड से है। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पे प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कुछ जानकारी है, जैसे जहाँ पे
जलयान बनते हैं, जो भी पानी वाली जहाजें बनती है, उसका कौन कौन से डॉकयार्ड उसे कहते हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गार्डन रिच वर्कशॉप, वो कहाँ पे है? तो गार्डन रिच वर्कशॉप है कोलकाता में, जो नौसेना की जहाज़ों का भी निर्माण करती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड वो है विशाखापत्तनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वो है कोच्चि में, जो कि क्या है, सबसे बड़ा है। गोवा शिपयार्ड जो कि कहाँ है पे है, अवस्थित है गोवा में। मझगांव डॉकयार्ड जो कि मुंबई में है, ये जहाँ नौसेना की जहाज बनती है, और नौसेना के लिए पनडुब्बी का निर्माण भी मझगांव डॉकयार्ड में किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट यानी कि पारिस्थितिकी तप्त स्थल, इस सब से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न को। इससे जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हैं? विश्व में जो अति संवेदनशील पर्यावरण के प्राकृतिक रूप से जीवों के लिए अति संवेदनशील जगह होता है, उसी को पारिस्थितिकी तप्त स्थल के नाम से जानते हैं। तो पूरे विश्व में 36 है, तो सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट्स है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स? तो भारत में 4 है। ठीक, कौन कौन से है? तो पहला है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड, जो कि अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान में नाम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर किस जानवर को सुरक्षित स्थान माना जाता है? सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। अगला प्रश्न है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध, सरिस्का और रणथंभौर है आपको राजस्थान में। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और किस राज्य में स्थित है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा है, जो कि कहाँ पे है? असम में। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है। सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में जो है, जो कि बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो उसका पहले नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, जिसका अब वर्तमान में नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? इकलौता प्राकृतिक वास है काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। तो सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। इसे और किस रूप में जाना जाता है? यानी कि दलदली हिरन को किस रूप में जाना जाता है? इसे बारहसिंघा के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है बारहसिंघा। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में प्रत्येक जीव एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर है पारितंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है
जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है? तो ये आता है केवलादेव घाना अभयारण्य में। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसी में, जो राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान वो स्थित है गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात। अगला प्रश्न है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, और हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, काश्मीरी महामिर्ग पाए जाने वाला एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? तो काश्मीरी महामिर्ग पाए जाने वाला एकमात्र अभयारण्य है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, एक जो कि जम्मू कश्मीर में है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बब्बर शेर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, असम में मानस अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में मानस अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है बाघों के लिए। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल भितरकनिका और गहिरमाथा किस राज्य में स्थित है? ये अभयारण्य या क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल, वो उड़ीसा में स्थित है। सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व को। सही उत्तर है नीलगिरी। इसका स्थापना 1986 में किया गया था। पश्चिम घाट पर्वत पर यह अवस्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? यह है मणिपुर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है आपको मध्य प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवस्थित है बिहार में, जिसमें बाघों की संख्या वर्तमान में 54 हो गई है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो किश्तवाड़ और सलीम अली जो कि पक्षी के लिए है, जिसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है गुड़गांव हरियाणा में। सही उत्तर है गुड़गांव हरियाणा। ये थे कुछ प्रश्न जो कि बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थे। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न नदी से जुड़े हुए। सबसे पहला जो प्रश्न है नदी से, वो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। तो सही उत्तर है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? कौन कौन सी नदी निकलती है? तो मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है, जिसका नाम है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है चिनाब। तो सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? चाइना में जिस नदी को सांगपो कहते हैं, उसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर है इसका ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर है दिहांग नदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं?
हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से चेनाब नदी को जानते हैं। सही उत्तर है इसका चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सही उत्तर है इसका ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौंजली द्वीप किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सही उत्तर है इसका ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना नदी की सहायक है। तो सही उत्तर है इसका यमुना नदी। अगला प्रश्न है, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है वह कौन सी है? तो वो है सोन नदी। सही उत्तर है इसका सोन नदी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। तो सही उत्तर है इसका विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है, अलकनंदा के साथ किस नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है? अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में। तो सही उत्तर इसका मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। सही उत्तर है इसका छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। सही उत्तर इसका हरिद्वार। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर इसका पद्मा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। सही उत्तर इसका दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सही उत्तर इसका कोसी नदी। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी यमुना। सही उत्तर इसका यमुना नदी। उसको किलिंदी नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये किलिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए इसे किलिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंडियन रेलवेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानते हैं भारत में पहली ट्रेन के बारे में। तो भारत का जो पहला ट्रेन था उसका नाम था फेरी क्वीन, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चला था मुंबई से थाने के बीच, ठीक, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। उसके बाद जानते हैं भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन के बारे में। तो पहला विद्युतीय ट्रेन जो है सो उसका नाम था दक्कन क्वीन, जो कि 1925 में चला था मुंबई से कुर्ला के बीच। अब जानते हैं विश्व की पहली ट्रेन के बारे में। तो विश्व का जो पहली ट्रेन है वो 1825 में चली थी इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। अब जानते हैं भारतीय रेलवे के जोन के बारे में। भारतीय रेल को अभी वर्तमान में 18 जोन में बांट दिया गया है। प्रत्येक जोन में जोनल मैनेजर जीएम के अधीन होती है, यानी कि प्रत्येक जोन में एक जीएम होते हैं, यानी कि जोनल मैनेजर होते हैं। उसके बाद जनरल मैनेजर होते हैं और उसके बाद जोन को आगे हम डिवीजन में बांटते हैं। जोन को पुनः डिवीजन में बांटते हैं और डिवीजन में डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM बैठते हैं, ठीक। तो वर्तमान में रेलवे में 69 डिवीजन है। अब जानते हैं भारतीय रेल के प्रमुख मुख्यालय के बारे में। उत्तरी रेल का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। क्या उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय है इलाहाबाद में। दक्षिण रेल का मुख्यालय है चेन्नई में। वहीं दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। पूर्वी रेल का मुख्यालय है कोलकाता में। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है हाजीपुर में। पश्चिमी रेल का मुख्यालय है मुंबई में। वहीं पश्चिमी मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश में। मध्य रेल यानी कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। और उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय है गोरखपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में और दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में और पूर्वी तटीय रेल का मुख्यालय है भुवनेश्वर में। कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय है कलकत्ता में और उत्तर पूर्वी सीमांत जो रेल है उसका मुख्यालय है गुवाहाटी में।
और दक्षिण तट रेलवे जो है का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। अब हम जानते हैं सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सुरक्षा बलों के बारे में कि इसका कौन कौन से सुरक्षा बल कहाँ कहाँ पे तैनात हैं। असम राइफल के बारे में जानते हैं तो असम राइफल की स्थापना 1885 में हुई थी, जो कि म्यांमार से हमारी सुरक्षा करती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और ये आंतरिक सुरक्षा करती है भारत में। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो कि उस 1963 में स्थापना किया गया था, ये हमारी नेपाल के बॉर्डर पे रहती है। अगला प्रश्न, अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, जो कि 1962 में बनाया गया था, जो कि चीन सीमा पे सुरक्षा करती है। सीमा सुरक्षा बल जो कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको 1965 में बनाया गया था, ये पाकिस्तान सीमा और बांग्लादेश सीमा से हमारी रक्षा करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना हुआ था 1969 में और ये औद्योगिक सुरक्षा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए भारत में बनाया गया है। भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ये 1977 में बनाया गया था और समुद्री तट की रक्षा के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जो कि 1984 में बनाया गया था वीआईपी की सुरक्षा के लिए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जो कि 1988 में बनाया गया था विशेष सुरक्षा के लिए, जिसे वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री को प्राप्त है। अगला हम देखते हैं हेडक्वार्टर, सेनाओं के हेडक्वार्टर्स के बारे में, मुख्यालय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के मुख्यालय के बारे में। तो इंडियन आर्मी के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर में। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडीगढ़, चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ में। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी का मुख्यालय है, दक्षिणी पश्चिम का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। और दक्षिण कमांड का मुख्यालय है पुणे में। या मध्य कमांड का मुख्यालय है लखनऊ में। और पूर्वी कमांड का मुख्यालय है भारतीय सेना का कोलकाता में। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है शिमला में। भारतीय नौसेना की बात करें यानी इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। दक्षिण कमांड का मुख्यालय है कोची में। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है मुंबई में। इसके बाद भारतीय वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। दक्षिणी पश्चिम का मुख्यालय है गांधीनगर में। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, उसमें। और पूर्वी कमांड का मुख्यालय है शिलोंग में। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है